Morning students, welcome you all. I am निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। बच्चों हम लोग अपना मार्जिनल कॉस्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड ईयर का। ठीक है, इसमें हम अभी तक सारे कॉन्सेप्ट्स इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ा, PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पढ़ा, ठीक है, यानी लाभ मात्रा अनुपात। देन उसके बाद हमने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट के एप्लीकेशंस हमने पढ़े, उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने किए, हमने डिज़ायर्ड प्रॉफिट से सेल्स क्वांटिटी नीडेड निकालना सीखा। अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर है तो फिर उसके लिए हमें कितनी सेल्स क्वांटिटी नीडेड है वो हमने देखा, है ना। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर की। अब बच्चों देखिए, इसके बाद अगला हमारा कॉन्सेप्ट है की फैक्टर। की फैक्टर मतलब सीमितता कारक, यानी इसको लिमिटिंग फैक्टर भी बोला जाता है, दैट इज़ की फैक्टर। इसको लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके और भी कई नाम हो सकते हैं। सीमितता तत्व, सीमितता कारक तत्व है ये, हिंदी में इसे सीमितता तत्व बोला जाता है। उसके अलावा इसे गवर्निंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो बेसिकली की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर का क्या काम है? की वो नहीं है जो किसी भी लॉक को अनलॉक कर देगी, दैट इज़ नॉट द की हेयर। यहाँ की से क्या मतलब है बच्चों? वो बेसिक चीज़ जो हमारे प्रोडक्शन को या सेल्स को लिमिट करती है, उसको सीमित कर देती है, इसीलिए उसे सीमितता कारक बोलते हैं। सीमितता कारक का मतलब हो गया बच्चों, सपोज़ कीजिए आप एक प्रोडक्शन करते हैं। एक प्रोडक्शन रेंज में आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि आपके पास मटेरियल लिमिटेड हो, रॉ मटेरियल लिमिटेड हो, ठीक है, या आपके पास लेबर लिमिटेड हो, मटेरियल तो बहुत सारा है पर लेबर बहुत कम है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो लिमिटेड है, आपकी मशीन की कैपेसिटी लिमिटेड है, या आपके प्रोडक्ट की डिमांड लिमिटेड है। कई सारे फैक्टर्स इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो इन सभी तत्वों को हम लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, या इसे गवर्निंग फैक्टर बोलते हैं। अगर आपके पास हर रिसोर्स अबंडेंट होगा, अनलिमिटेड होगा, तो इसका मतलब आप प्रोडक्शन भी अनलिमिटेड कर सकते हैं और आपके प्रॉफिट्स भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो की फैक्टर वो फैक्टर है जो कि आपके लाभों को सीमित करता है। किसके द्वारा? अपनी लिमिट लगाकर, है ना। लिमिटिंग फैक्टर जो होता है की फैक्टर, ये आपके प्रोडक्शन को और सेल्स को लिमिट करता है, जिससे कि आप अनलिमिटेड प्रॉफिट्स नहीं बना पाते हैं। और इसी के बेसिस पर आप पर यूनिट कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि हमें अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से सबसे पहले किसका प्रोडक्शन करना है, फिर सेकंड नंबर पर किसका करना है, फिर थर्ड पर किसका करना है। यानी कि बच्चों इसके अंदर हम की फैक्टर के बेसिस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं और फिर उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम उन्हें रैंक देते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को। जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है सबसे पहले हम उसे ही प्रोड्यूस करते हैं, देन उसके बाद किसी और को, ठीक है। उस कंडीशन में हमारे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वाली प्रोडक्ट पर ही आते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो मैं इसमें लिख देती हूँ व्हाट इज़ की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। कौन कौन से आपके की फैक्टर्स या लिमिटिंग फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं? लाइक आपका लेबर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, आपकी कैपिटल लिमिटिंग फैक्टर हो सकती है, आपका मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, आपकी मशीन आवर्स हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके अलावा आपका डिमांड हो सकती है, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है, और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकती है, जिन भी चीज़ों का से आप प्रोडक्शन करते हैं या आपको प्रोडक्शन में जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उनमें से कुछ भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? लिमिटिंग फैक्टर का मतलब हो गया कि वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो अब हमें उस चीज़ की सीमितता के आधार पर निर्णय लेना होगा कि हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करें या ना करें। की फैक्टर की पर यूनिट से जिसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा हम सबसे ज़्यादा उसी का प्रोडक्शन करेंगे, देन उसके बाद और किसी दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन में आप पर यूनिट, एक यूनिट पे लगने वाले की फैक्टर को डिवाइड करके देखते हैं और जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है उसी का प्रोडक्शन सबसे पहले किया जाता है, ठीक है।
तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसी के बेसिस पर हम प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है ना। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, प्रोडक्ट विल बी प्रेफर्ड which gives highest contribution, which gives highest contribution of per unit key factor। पर यूनिट की फैक्टर पर जहाँ हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिलेगा वहीं पर हम अपना प्रोडक्शन लेंगे और इसी के बेसिस पे बच्चों डिसीजन लिए जाते हैं। सपोज़ कीजिए आप 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं ABC, है ना। 3 तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको कई सारी स्पेसिफिकेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन आपके पास मटेरियल लिमिटेड है, ठीक है। आपके पास केवल 100 किलोग्राम्स मटेरियल है जिससे आप ABC 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आप किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे? बाकी सब चीज़ें तो मैं जुटा सकती हूँ, लेकिन मटेरियल मेरे पास सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ मटेरियल को अटेन करने की, तो मुझे क्या होगा, मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मेरे सारे टारगेट्स ख़राब हो जाएंगे। तो फिर उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करूँगी, है ना। मैं ये देखूँगी कि प्रोडक्ट ABC, सपोज़ एक यूनिट पर मुझे एक यूनिट को बनाने में मेरा 5 किलोग्राम्स मटेरियल लगता है, B की एक यूनिट को बनाने में 3 किलोग्राम्स लगता है और C की एक यूनिट को बनाने में 2 किलोग्राम्स लगता है ना। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सपोज़ कीजिए कि इसका कंट्रीब्यूशन तो पर यूनिट है 50 रुपये, दैट इज़ 50 रुपी। B से मेरा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है, सपोज़ कीजिए D पर यूनिट, मेरा कंट्रीब्यूशन से पर यूनिट है 270, है ना। और इससे मेरा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है 80 रुपी पर यूनिट, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसको हम कम कर देते हैं। आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, सपोज़ कीजिए इसका कंट्रीब्यूशन मैंने 90 लिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आप ज़रा ध्यान से देखिए, A प्रोडक्ट है, अगर मैं की फैक्टर की बात नहीं करूं, अगर मेरे पास मटेरियल अबंडेंट होता, बहुत ज़्यादा होता, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है अगर A पर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा है 50 रुपी, B पर है 90 रुपी, इससे ज़्यादा है, C पर मेरा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है 80 रुपी, तो सीधा सीधा बिना दिमाग लगाए मैं क्या करती, मैं यही कहती कि मुझे B प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब मेरा लाभ सबसे ज़्यादा B को प्रोड्यूस करने में है, तो मैं पहले अपने सारे रिसोर्सेज को B के प्रोडक्शन में लगा देती, फिर जो बचते उसको मैं C पर और फिर A पर लगाती। एक नॉर्मल सी बात है, आप और हम यही करेंगे, जिस पर ज़्यादा प्रॉफिट है उसको पहले बेचो, जिस पर कम है उसको बाद में बेचो, फाइन। लेकिन अब जब मेरे पास मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर हो गया, मुझे पता है कि इतने से ही मुझे तीनों को बनाना है, तो फिर मैं क्या डिसाइड करूँगी। अब आप देखिए यहाँ पर मैं क्या कैलकुलेट करूँगी, प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैंने इनकी कैलकुलेट की तो P इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन की फैक्टर, यही है मेरा। अब आप देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन तो इसका 50 है और की फैक्टर पर यूनिट है 5 किलोग्राम्स, इसका है 90/3 और इसका है 80/2। अब आप देखिए ये तो केवल मुझे 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन दे रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, ये मुझे 30 का दे रहा है और ये मुझे 40 का दे रहा है। ध्यान से देखिए आप, हमारी सीक्वेंस चेंज हो गई है। अब जब मैंने पर यूनिट के हिसाब से देखा तो अब मेरा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिटेबिलिटी किस में आ रही है, C प्रोडक्ट में आ रही है। यानी कि अब मैं सबसे पहले अपना सारा मटेरियल जितना मैं C का प्रोडक्शन कर सकती हूँ डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी है, सबसे पहले मैं C का प्रोडक्शन करूँगी जितना होगा। C का करने के बाद सेकंड नंबर पे मैं B का करूँगी, देन A का करूँगी। तो मैं इनको अगर रैंक दे दूँ तो फर्स्ट इज़ दिस, सेकंड इज़ दिस एंड थर्ड इज़ दिस। इस तरीके से बच्चों हमें करना होता है। तो हम इनकी रैंक्स डिसाइड करेंगे और फिर उस अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट मिक्स बनकर तैयार होगा। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग का नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें हम इस की फैक्टर के बेसिस पर कई सारे डिसीजंस लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स होगा वो किस तरह से होगा और किस तरह से इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। आई होप आपको इसका फंडा समझ आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं तो उससे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। द
फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ फैक्ट्री। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, देखिए 2 प्रोडक्ट उसने हमें दिए हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, मटीरियल है। मटीरियल ध्यान से देखिए ₹20 पर लीटर, यानी 1 लीटर मटीरियल 20 रुपये का आता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें अमाउंट्स दिए हुए हैं, तो मेरा प्रोडक्ट ए में कितने रुपये का मटीरियल लग रहा है? 120 रुपये का। अगर मैं रुपये को रुपये से डिवाइड कर दूँ तो लीटर्स आ जाएगा, यानी कि 120/20 कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि ए को बनाने में मेरा 6 लीटर का मटीरियल लग रहा है। और इसी तरह से प्रोडक्ट बी में देखिए 480/20, यानी कि 24 लीटर्स इसके अंदर हमारा मटेरियल यूज़ हो रहा है ना। हमें कंट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से लेबर है, 10 रुपये पर लेबर आर है और प्रोडक्ट ए और बी बना रहा है। वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 60 एंड 120। टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ ₹45,000। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 45,000 है। कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन रॉ मटेरियल इज़ इन शॉर्ट सप्लाई। अब रॉ मटेरियल हमारे पास कम है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि लेबर आवर्स लिमिटेड हो। तीसरा हो सकता है सेल्स पोटेंशियल इन क्वांटिटीज़ की फैक्टर, यानी कि हमारा जो सेल्स पोटेंशियल है क्वांटिटी की टर्म्स में वो हमारे पास लिमिटेड हो। तो हम क्या करेंगे, जब सेल्स क्वांटिटी की टर्म्स में कम होगा तो फिर हम कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। और चौथा है सेल्स पोटेंशियल इन वैल्यू इज़ की फैक्टर। जब सेल्स हमारी वैल्यू की टर्म्स में लिमिटिंग फैक्टर होगी ना, तो फिर हम पीवी रेशो का यूज़ करेंगे। हमें पता है कि यूनिट्स के लिए हम कंट्रीब्यूशन का यूज़ करते थे और अमाउंट के लिए हम पीवी रेशो का यूज़ करते हैं। तो फिर यहाँ हम यही करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे ना नीचे की फैक्टर की फॉर्म में, तो वैल्यू के लिए तो पीवी रेशो और यूनिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो इन दोनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है, देन हम लिमिटिंग फैक्टर से पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखिए इसको करते हैं हम, बच्चों। तो देखिए इसके अंदर हम अपना एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ये प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी है ना। सबसे पहले इनका टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में मेंशन्ड है, दैट इज 600 रुपी एंड 1500 रुपी। हमने यहाँ यूनिट मेंशन कर दी। इसमें से हम लेस कर दें अपना वेरिएबल कॉस्ट। क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट इसमें आपको दिया है? इसे सबसे पहले दिया है मटेरियल, देन लेबर एंड देन वेरिएबल ओवरहेड्स, है ना। आप इसको वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम। तो 120, 480, देन 150, 300 एंड नेक्स्ट वन इज 60 एंड 120, ठीक है। इन्हें लेस कर दीजिए, जो भी आ रहा है 270 और इसका 600, ये मेरा आया है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे लिमिटिंग फैक्टर को देखना है। तो बच्चों लिमिटिंग फैक्टर के लिए हमने बात की, तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूं? सबसे पहली कंडीशन में उसने कहा है कि कच्ची सामग्री, है ना। तो कंट्रीब्यूशन पर लीटर ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का पर लीटर। अच्छा, हमने यहाँ पर बात की थी, ध्यान से देखिए 20 रुपये पर लीटर था, है ना। तो 20 रुपये पर लीटर, तो इसका मतलब ये तो 6 हो गया और इसे आप देखिए कितना हुआ 24, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप देखिए इसको तो कर देंगे 270/6 और ये कर देंगे 600/24। तो ये हमारा हो जाएगा पर यूनिट मटीरियल 45 रुपये और ये कितना आ रहा है 25 रुपये, ठीक है। देन उसके बाद मटेरियल के बाद दूसरा है लेबर, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स, है ना। क्या है इसमें 10 रुपये पर आवर है, तो लेबर आवर 10 रुपये था तो 10 से डिवाइड किया तो 15 एंड 30, तो बस 270/15 और ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 30, तो दैट इज 20 रुपये, 18 रुपये, ठीक है। फिर हम इसी तरह से इसमें इसका पीवी रेशो भी कैलकुलेट कर लें, है ना। कंट्रीब्यूशन तो हमारे पास डायरेक्टली है ही थर्ड वाले के लिए, फोर्थ वाले के लिए पीवी रेशो हमारा क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, यही था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। इसको लिखने की ज़रूरत है,
डायरेक्टली लिख दें इसको हम 45%, यही था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो ये 45% हो गया, और यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स 600 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये हो गया 40%। तो ये हमारा पीवी रेशियो हो गया। देखिए क्लियर। अब इसके बाद हमें लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पर डिसीजन देना है। फर्स्ट कंडीशन में वो हमसे कह रहा है कि रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। बच्चों देखिए, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है तो मेरा पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन किस में ज़्यादा आ रहा है, इसमें। ध्यान से देखिए, जबकि दिखने में दिखता है कि इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है, तो जिससे अकाउंटेंसी की कॉस्टिंग की नॉलेज नहीं है वो सीधा सीधा कहेगा भाई बी को प्रोड्यूस करो, ए को छोड़ दो। लेकिन हमें की फैक्टर का फंडा पता है, हम उसे समझते हैं, तो हम कहेंगे नो, यू हैव टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए फर्स्ट देन बी। तो यहाँ पर मेरी रैंकिंग क्या हो जाएगी ए के लिए, फर्स्ट वी शुड प्रोड्यूस ए देन बी, है ना। तो हम इसमें यहीं पर इसमें रैंक मेंशन कर देते हैं बच्चों। एक्चुअली ये इधर इक्वल होकर आता है तो क्लियर हो जाता है ना। मैं यहीं पे लिख देती हूँ ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। देन सेकंड देखिए, अगर मेरा लेबर आर है लिमिटिंग फैक्टर, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लेबर से मेरा इस पे ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए रिजल्ट चेंज हो गया, ये 20 है, ये 18 है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो सेकंड वाला, इफ लेबर आर इज लिमिटिंग फैक्टर, if labor hour is limiting, then we should produce B first then A। फिर लिख देंगे because per unit contribution is more than B, sorry A। और थर्ड कंडीशन में था अगर सेलिंग यूनिट्स है ना, पोटेंशियल इन यूनिट्स अगर लिमिटेड है तो सीधा सीधा कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। तो थर्ड में आप कहेंगे ऑन बेसिस ऑफ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। भाई मैं बना तो बहुत सारा सकती हूँ, लेकिन वो बिकना भी तो चाहिए। बना बना के मुझे गोडाउन में थोड़ी स्टॉक करना है, उसे सेल भी होना चाहिए। तो उसके बेसिस पर पहले मैं बी वाला बनाऊंगी देन ए वाला। तो यहाँ मेरी रैंकिंग ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो बी इज फर्स्ट एंड ए इज सेकंड। और लास्ट वन, अगर मेरी सेल्स क्वांटिटी ना होकर सेल्स वॉल्यूम, सेल्स इन वैल्यू अगर लिमिटेड है तो फिर मैं पीवी रेशियो को कंसिडर करूंगी। पीवी रेशियो कहता है कि मेरा इस पर प्रॉफिटेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो 45% तो फर्स्ट रैंक हो गई और 40% सेकंड। तो यहाँ पर आप कहेंगे ऑन बेसिस ऑफ पीवी रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। प्रोडक्ट ए इज फर्स्ट एंड बी इज सेकेंड। आपको उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है, मैंने आपको समझा दिया इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो आई होप आपको समझ आया कि हम किस तरह से की फैक्टर के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जब भी कोई काम करते हैं, ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो मनी इज़ द बिगेस्ट, है ना, लिमिटिंग फैक्टर है। तो फिर वहाँ पर आप क्या करेंगे, आप अपनी मनी से देखेंगे कि उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा अगर मुझे इसे इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट पे मेरे रिटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, ठीक है, या फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पर कम है, कहाँ ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों के बेसिस पर हम डिसीज़न लेंगे कि मैं किस में इन्वेस्ट करूँ, किस में ना करूँ। या मेरे सामने कई सारे खर्चे हैं तो मैं सबसे पहले किसे चुनूँ, ठीक है, उसकी यूटिलिटी की बेसिस पर, उसके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर सबसे पहले मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस एक्सपेंडिचर को पूरा करना चाहिए, देन इसको। अब घर में क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं ना, वो वैसे इतनी एक्सपर्ट होती हैं, बिना इस सारी कैलकुलेशन के ही वो आपको बता देंगी कि ये प्रायोरिटी पर है, ये सेकंड प्रायोरिटी है और ये थर्ड प्रायोरिटी है। तो वो सब ऑटोमेटिक वहाँ बजट और कॉस्टिंग चलती है। लेकिन प्रोफेशनली, ठीक है, आपको इस तरह से की फैक्टर का फंडा आना चाहिए, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। आई होप बच्चों आपको समझ आया की फैक्टर का फंडा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिफरेंस पॉइंट पढ़ेंगे। इसमें एक इंडिफरेंस पॉइंट होता है वो, और उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे, और देन उसके बाद हम ब्रेक इवन चार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।